हाय एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी विद जानवी। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप देने जाते हैं, यदि आप उसकी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है उस एग्ज़ाम की प्लानिंग। ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी कि आप अपने नेक्स्ट जो एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे आप पढ़ने वाले हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसकी पेपर देने से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज आपको प्रेफर करने हैं और कौन सी चीज़ों के थ्रू आपको उस एग्ज़ाम में होकर जाना है। वो एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, कैसा रहता है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए एग्ज़ाम की, तभी आप एग्ज़ाम को तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, फॉर बिगनर्स, फॉर रिपीटर्स, है ना, जिनका कुछ या तो कभी नंबर नहीं आ पा रहे हैं उनके, या फिर ऐसा होता है ना कभी कभी कुछ नंबरों से जो स्टूडेंट रह जाता है, या फिर वो बिल्कुल ही बिगनर है, उसको कुछ नहीं पता है एग्ज़ाम के बारे में। तो हम यहाँ पर मल्टीपल टाइप की जो बातें हैं वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कई लोगों के क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग की यूजीसी नेट की, हम मैम स्ट्रेटेजी क्या रखें, कैसे पढ़ें। ठीक है, उससे भी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए हैं उसके थ्रू, कि बुक्स और रिसोर्सेज और जो चीज़ें हैं क्या होनी चाहिए पेपर के लिए, कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयार करें। और कई लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन था कि हम कम से कम खर्चा करके, मतलब कम से कम पैसे हमारे वेस्ट हों और हम नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, तो उसके लिए हम सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बिगनर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी जो एग्ज़ाम की रहने वाली है, जिसके जो या तो बिल्कुल अटेम्प्ट जिसने नहीं दिया है या एक आध अटेम्प्ट वो दे चुका है। ठीक है, तो हम टाइम टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ रखेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने में वापस हो जाता है। एग्ज़ाम आपको पता है 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ स्केच दे देती हूँ उस एग्ज़ाम का। ठीक है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के यानी कि पॉलिटिकल साइंस के रहने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन पेपर 1 के। यूजीसी नेट में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो एक साथ आपका 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम होता है और बिना कोई नेगेटिव मार्किंग के। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी मतलब ऑनलाइन मोड में जो आपका एग्ज़ाम होता है, और आप किसी भी एग्ज़ाम को, मतलब पेपर 1 या पेपर 2 को कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आप पेपर 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले आप पेपर 1 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी है। तो देखिए, आइडियल ड्यूरेशन हमने 6 महीने रखी है, क्योंकि एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको शुरू में क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आइडियल 3-4 मंथ लिखे हैं, वो आपके हिसाब से वो आप वेरी कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है सिलेबस हमें पढ़ना है। आप सबसे पहले एक सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए कि क्या सिलेबस एग्ज़ाम का पॉलिटिकल साइंस का रहेगा और पेपर 1 का जो सिलेबस रहेगा। और आप कहेंगे तो मैं भी आपको पीडीएफ दे दूँगी, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी सिलेबस है ना, वो आपको पूरा पढ़ना है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ये पढ़ लीजिए, स्पेसिफिक ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ उनके लिए होती है जो 3-4 बार सिलेबस से गुजर चुके हैं, सारा कुछ पढ़ चुके हैं, और अब उनको सिर्फ मेन टॉपिक्स पे फोकस करना है। ये चीज़ें उनके लिए हैं। बट बिगनर्स के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको पहले सारा सिलेबस कवर करना ही है। मैं ये नहीं कह रही आपको सारा सिलेबस रट के रख देना है, आपको सारा सिलेबस पूरा याद करना है। नहीं, आपको सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है अच्छे से, उसको उसके कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। बेसिक कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है, कि जैसे मान लीजिए आपको ये समझना है थ्योरीज में, जैसे उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है, संरचनावादी क्या होते हैं, है ना, मार्क्सिस्ट क्या होते हैं, उनकी थ्योरी कैसे काम करती है, वो किस तरीके से सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है, बेसिक थ्योरीज आपको तैयार करनी है। ये सब तो आपको शुरू के महीनों में जितना आप हो सके आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिएगा, और अपना सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2 की, जो कि आपकी पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग होने वाली है। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से डिजाइन कर दिया है सब कुछ। तो देखिए, आप जब पूरा सिलेबस कर लेते हैं, तो आप जब पीवाईक्यूज पे जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा सिलेबस पढ़ने का क्या फ़ायदा है। आप जब पीवाईक्यूज करेंगे ना, तो आपको पता होता है कि
सिलेबस का कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक्स कम पूछे जा रहे हैं, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा कम रख सकते हैं कि ज़्यादा फोकस कहाँ करना है और कम फोकस कहाँ करना है, लेकिन बिल्कुल नहीं करना ऐसा तो कोई टॉपिक है ही नहीं। मैं भी एक यूजीसी नेट की स्टूडेंट हूँ, है ना, और अभी भी एग्ज़ाम में देती हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं या फिर कौन से कम है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है कि इसको छोड़ा जा सकता है, छोड़ा कुछ भी नहीं जा सकता, आपको सिलेबस पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए पीवाईक्यू आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 10 मैं आपको बताऊंगी कि 10 साल तो आप लेके चलिए, 10-15 साल, जितने भी आपसे मैक्सिमम पीवाईक्यूज मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या उनके पेपर्स हैं वो आपसे जितने सॉल्व हो सकते हैं वो अच्छी बात है। उसके लिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कौन सी जो टेस्ट सीरीज वगैरह या बुक्स वगैरह आप प्रेफर कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। उससे क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आप है ना आंसर्स को आप एनालिसिस कर सकते हैं कि करेक्ट है तो क्यों है, गलत जो आप गलत आंसर है, जो जैसे कि मान लिया होता है ना कि ए बी सी डी ई ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा उसमें, आपको ये पता चलेगा कि ये आंसर क्यों गलत है, ये जो सही आंसर है तो वो क्यों है, ऐसा करके आपको अच्छे से उसमें कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी हो जाएगी। थर्ड हम फेज में जो आते हैं वो है हमारा रिवीजन। देखिए रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, रिवीजन इज द थिंग कि आपको पूरा पेपर क्लियर कराने में दो चीज़ों का जो मेन रोल रहने वाला है वो है रिवीजन और पीवाईक्यूज, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से करना ही है। आप यदि पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यदि आप उस चीज़ को पीवाईक्यूज के थ्रू एनालिसिस नहीं कर रहे कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, और यदि आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आपका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। आपने जितना भी पढ़ा है वो आपके कुछ काम नहीं आने वाला है। यदि आप 6 महीनों 1 साल सिर्फ पढ़ते जाते हैं बहुत मल्टीपल बुक्स, बहुत मल्टीपल चीज़ें, लेकिन आपका कोई आउटपुट उससे निकल के नहीं आएगा, तो आपको सबसे ज़्यादा है कि पहले जो आपने पढ़ लिया है अच्छे से आप उसको रिवाइज करिए, बार 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 आप रिवाइज करते जाइए। प्रैक्टिस इज़ द की गाइस। आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ आप 10 बार पढ़ोगे ना कहीं वो आपके दिमाग में छप जाएगी, है ना। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको देखिए रिवीजन किसी टॉपिक को पढ़ लेना है, जैसे आपने कंप्लीट मान लीजिए थ्योरी कर ली, है ना, थ्योरी के पीवाईक्यूज लगा लिए, और फिर है ना उसके बाद आपको जब भी टाइम मिलता है जैसे वीक में एक बार, तो आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है विद जो आपके पीवाईक्यूज करने के बाद है ना आप कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप लिख लेंगे चीज़ें कि हमें कौन कौन से हमारे बूस्ट एरियाज है। तो देखिए शॉर्ट नोट्स बनाने का अपना तरीका है। आप शॉर्ट नोट्स में ना वो सब नहीं लिखते जो आपको आता है, आप शॉर्ट नोट्स में वो लिखिए। शॉर्ट नोट्स का तरीका ही यही है कि शॉर्ट नोट्स में आप वो लिखिए जो आपसे नहीं आ पा रहा है, जिसको आप है ना बार बार याद करते हैं, बट आप उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आप उसको भूल जाते हैं। जब वो उस चीज़ का उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है ना कि यार मुझे आता तो था, मुझे याद तो था, बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। तो वो चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने की ज़रूरत होती है। उसको आप लास्ट में जब पढ़ते हैं तो आपकी तुरंत तुरंत वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं। तो आप जैसे पीवाईक्यू आपने अटेम्प्ट किए और क्वेश्चन नहीं बना, आपने अपने शॉर्ट नोट्स देखे क्योंकि उसमें वो चीज़ थी, है ना, जो आपको याद नहीं मतलब याद नहीं आ रही थी। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार करिए अपने, जो चीज़ें आपको मतलब बार बार पीवाईक्यूज करने में दिक्कत आती है, वो चीज़ें आपको पता होती हैं लेकिन याद नहीं आ पाती हैं, तो उस हिसाब से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। उनको आपको रिवाइज करना है, आपको फुल टाइम रिवीजन देना है। आपके पूरे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट आपको पीवाईक्यूज के बाद पता लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि थिंकर में बात करें तो मान लीजिए प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स है या कोई भी थिंकर है, आपको लगता है कि इसके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो आप उसको बार बार ऐसे आप कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें रिपीटर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। तो देखिए रिपीटर्स को सारा सिलेबस का तो पता है ही कि उन्हें क्या पढ़ना है, उन्हें ये भी पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ जो चीज़ आती है मेन रोल वो है पीवाईक्यूज। देखिए उन्होंने कभी कभी होता है ना, मैंने आपको बोला भी था कि हम सिलेबस सिलेबस पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है एक बार हमारा नहीं हुआ ना यदि नेट, तो हमें लगता है कि या तो हमारा टीचर सही नहीं था, या हमारा सिलेबस जो हमने पढ़ा जहाँ से पढ़ा रिसोर्सेज सही नहीं थे, या हमें लगता है कि हमें और बुक्स ट्राई करनी चाहिए, और चीज़ें और टीचर्स नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये नहीं होता है गाइस। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या होता है कि आपने कहाँ गलती की। सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, सब कुछ जो टीचर हैं वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म लेके खड़े हैं, तो वो बहुत चीज़ें जानते हैं, उन्हें अपनी फील्ड की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, तभी वो आपके सामने टिक पा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि टीचर्स को नॉलेज नहीं, टीचर्स को बहुत अच्छे से नॉलेज है। आपने जिससे भी पढ़ा है आप उस पर स्टक रहिए प्लीज़, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा है ना आप जरूर से जरूर कहीं ना कहीं उनका समझते होंगे, आपको आपको उनका समझ में आता होगा, तभी तो आपने उनसे पढ़ाई की ना। तो आप प्लीज़ अपने अपने एक जीवन में एक ही टीचर रखिए, जीवन में कहने का
इन द सेंस कि अपने एग्ज़ाम के लिए अपने टीचर को के लिए स्टक रहिए, उन्हीं से पढ़िए और आप खुद की कमियों को डायग्नोस कीजिए कि हम में क्या क्या हमारी क्या वीकनेस हो रखी है, कि हमारी कौन सी यूनिट वीक है, या हमारी कंसेप्ट में दिक्कत है, या हमें याद नहीं होती हैं चीज़ें। यदि कंसेप्ट में दिक्कत है तो अपने जो कंसेप्ट है बेसिक्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए, बार बार उनको समझने की कोशिश कीजिए थ्रो थ्रो अच्छी बुक्स या फिर PYQs के थ्रू, या फिर मेमोरी के लिए बात करें कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती। कई लोगों का इतना क्वेश्चन रहता है इस रिगार्डिंग कि हमें चीज़ें याद नहीं होती। याद रखने का सबसे जो एक कहते हैं ना जनरल वे, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 करने से ही कोई चीज़ याद होती है। आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो वो याद हो जाएगी। ठीक है, क्यों हम फेल हो रहे हैं? थिंकर्स हमें याद नहीं हो रहा है अच्छे से, क्रोनोलॉजी में हमें दिक्कत आ रही है, या स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उनमें दिक्कत आ रही है। तो देखिए, यदि आपको क्रोनोलॉजी वगैरह में दिक्कत आती है तो आप क्या करिए, अपने हिसाब की एक ट्रिक बनाइए किसी चीज़ को, जैसे प्रधानमंत्रियों की है, राष्ट्रपति की है, उपराष्ट्रपति, तो उनके क्रम बना लीजिए अपने हिसाब से। ऐसे नहीं किसी ने बताया, बता दिया, आपको वो याद हो रहा है तो याद हो जा रहा है, इट्स वेरी गुड। बट यदि याद नहीं हो रहा है तो अपनी ट्रिक्स बना लीजिए जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। और आपको रिवीजन करना है, PYQ बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करने हैं। और आपको क्या करना है, PYQ अच्छे से, मैंने आपको पहले भी बताया, बिगनर के लिए भी, रिपीटर्स के लिए भी सेम रूल है PYQs के लिए, कि उनको ना एनालिसिस कीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट अपने बिल्ड कीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको कैसे पुटअप करना है ना। क्यों हमारे गलत होते, कभी कभी होता है ना असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में हमें ये तो पता लग जाता है कि दोनों सही है या कौन सा गलत है कौन सा नहीं है, बट वो उनको एक्सप्लेन करता है या नहीं करता, उनकी व्याख्या करता है नहीं करता, वो हम उसमें गलती कर देते हैं। तो वो चीज़ें PYQs के थ्रू ही आप सीखते हैं कैसे करनी है। ठीक है, आपको मैंने देखिए इस बारे में बता दिया कि आपको नई चीज़ों पे नहीं जाना है, नई बुक्स, नई टीचर्स, इन पे स्टक नहीं करना है। आप जिस टीचर से पढ़े हुए हैं आप उसी को पढ़िए, अपने जो सिलेबस है उसको रिवाइज कीजिए बार बार, जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके, जो चीज़ें आपने बनाई हैं अच्छे से लिखी हैं उनको आप रिवीजन करते जाइए, PYQs कीजिए, और जो आपको नई नई चीज़ें पता लग रही हैं उनको याद करिए, है ना। हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे, यूनिट्स पे आपको फोकस करना है बार बार, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हो गया, IR हो गया, ये सब पे आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो ना समझने में बड़ी आसान है, मतलब एकदम से समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो पार्ट होता है वो है इनको याद रखना। और याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, बार बार आप देखते जाएंगे, या तो आप कोई चार्ट तैयार कर लीजिए, कोई मतलब आप बना लीजिए, होते हैं ना हाईलाइट नोट्स होते हैं, उनको आप अपने वॉल पे चिपका लीजिए, अपनी बुक्स में चिपका लीजिए, तो वो सब आपको दिखते रहेंगे ना, तो वो आपको याद हो जाएंगे। मेरा सेम वे था याद करने का, क्योंकि ईयर्स याद रखना हर किसी के लिए एक डिफ़िकल्ट बात हो जाती है, क्रोनोलॉजी वगैरह ये सब याद करना वो आप ट्रिक्स वगैरह से कर सकते हैं। तो ये आपका रहना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी फॉर रिपीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्टडी टाइम टेबल की। तो देखिए, बिगनर्स के लिए आई थिंक थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कई लोग तो इससे भी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 6-7 घंटे से भी ज़्यादा, और कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं, मान लो 4-5 घंटे, बट वो वेरी प्रोडक्टिव स्टडी करते हैं, बहुत अच्छे से उनका फोकस रहता है। और कई मेरे जैसे होते हैं जो 8 घंटे पढ़ तो लेते हैं, बट उसमें से 4 ही घंटे प्रोडक्टिव निकलते हैं, इधर उधर फ़ोन चलाना ये सब वो सब बीच में हम कर लेते हैं। तो यदि आप अच्छे गुड स्टूडेंट हैं तो आप 4-5 घंटे आप बिल्कुल विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, तो इट्स वेरी गुड। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, कंसेप्ट स्टडी पे पहले अपने ध्यान दीजिए, PYQs एनालिसिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, पेपर अपने मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपको लास्ट में देने हैं। और सेम यही यहाँ पे ये है कि रिपीटर्स के लिए भी आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस पे इतना नहीं स्टक करना है कि बार बार हम उसी चीज़ को, सिलेबस को बार बार पढ़े जा रहे हैं, नहीं। आपको PYQs करने हैं और उनके थ्रू ही एनालिसिस करना है कि कौन से हमारे क्वेश्चंस कैसे कैसे गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें कि कॉमन मिस्टेक्स जो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो है, मैंने आपको बता भी दिया है कि टू मेनी बुक्स पढ़ना और PYQ इग्नोर करना, रिवीजन स्किप करना। और देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है ये है कि आप ना याद करते जाते हैं चीज़ों को बिना समझे हुए। तो देखिए, चीज़ों को, कंसेप्ट को समझना इतना इम्पॉर्टेंट है ना, कि तब तक आपकी मतलब जो क्वेश्चन है ना, इस पर बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको बात करती हूँ कि आप उत्तर आधुनिकतावाद का जैसे कंसेप्ट है, आपको ये पता चल गया, मान लो डेविड स्टीन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ये आपको पता चल गया। लेकिन यदि आप उत्तर आधुनिकतावाद को समझेंगे नहीं ना कि उसमें किसकी बात की गई है, फैक्ट्स की बात की गई है या नॉर्म्स की बात की गई है,
या उसका क्या है, तो है ना आपको ये नहीं समझ में आएगा। और कई ऐसी लाइन्स होती हैं जो इनके थॉट होते हैं, वो लाइन टू लाइन आ जाते हैं कि ऐसा फैक्ट, ऐसा थॉट कौन दे सकता है। तो ये चीज़ है ना, आपके जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये भी पता लग जाता है कि कौन से टाइप का थिंकर ऐसी बातें सोच सकता है, ऐसी बातें बोल सकता है। जैसे चालाक लोमड़ी वाली जो एक सेंटेंस है ना, कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह मतलब ऐसे बहादुर होना चाहिए, ऐसे करके मैकियावेली ने दिए। तो देखिए, जब आप मैकियावेली के थॉट प्रोसेस समझते हैं ना, कि वो कैसे चीज़ों को मतलब करता है, मतलब डिजाइन करता है, कैसे सोचता है उन चीज़ों को, कि राजा को मतलब एक उसकी थिंकिंग उस वे में कैसी है, तो वो ना आप फिर थॉट पढ़ के ही समझ जाते हैं कि ये किस थिंकर का हो सकता है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके एक कंसेप्ट से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए, पेपर वन को नेगलेक्ट करना, ये तो मैं सोचूंगी कि आपको किसी भी वे में आप कर ही नहीं सकते। चाहे आपको नेट क्लियर करना हो या आपको जेआरएफ करना हो, आपको पेपर वन तो करके ही जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर वन बहुत बहुत ईजी रहता है करने में। यदि आप पॉलिटिकल साइंस जैसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि पेपर वन बहुत ज़्यादा टफ है। मैं तो कहूँगी कि आपको किसी भी अननेसेसरी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। ओनली पीवाईक्यू के थ्रू आप ना पेपर वन क्लियर अपना कर सकते हैं आराम से। 35 to 40 स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। 40 से 45 भी कर सकते हैं कई बच्चे तो, ओनली बाई एनालिसिस पीवाईक्यूज, है ना। तो पीवाईक्यू आपको, ये नहीं पीवाईक्यू कई बोलते हैं ना, पीवाईक्यू मैंने तो सारे पढ़े थे बट मेरा तो नहीं हुआ इतना स्कोर। तो पीवाईक्यू इज नॉट अबाउट कि आपने क्वेश्चन पुट किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका आंसर देखा और चलते बने, ऐसा नहीं होता। पीवाईक्यू आपके सारे ऑप्शंस आपने जो हैं अदर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आपने एक टिक कर दिया, बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, बाकी ऑप्शन क्यों हैं क्यों नहीं है, ये आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और उसके थ्रू आप पूरा पीवाईक्यूज के थ्रू ना पेपर वन पूरा कंप्लीट कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बाकी बुक्स वगैरह मैं भी बता दूंगी आपको लगेगा तो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिसोर्सेज की। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, फ्री, क्योंकि फ्री की चीज़ें बड़ी ऐसा कहते हैं ना टेम्पटिंग लगती है, अच्छी लगती हैं। तो हम फ्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्री रिसोर्सेज में आता है वो है यूट्यूब, है ना। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ना गाइज, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ सर्च करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, बाकी सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो टेलीग्राम। आई थिंक आज की जनरेशन में ना टेलीग्राम इतना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है। टेलीग्राम पे आप ना कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपका आपके टीचर से रिलेटेड हो, या तो जैसे कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल देती हूँ, आप अड्डा से पढ़ रहे हैं तो आप अड्डा का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं सिर्फ कि अड्डा से पढ़ रहे हैं तो अड्डा का ही करेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही करेंगे। टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करने में आपके पैसे नहीं लगते, आप ना मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। और मैं सोचती हूँ कि इतने हेल्पफुल स्टूडेंट्स जो होते हैं टेलीग्राम पे, आप किसी से भी ग्रुप में मांगेंगे, आप ग्रुप में एक मैसेज कर देंगे कि किसी के पास, जैसे कि मान लीजिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको कोई नए क्वेश्चंस चाहिए, वहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह भी चलते रहते हैं, तो आप किसी से भी मांगेंगे वो दे देंगे। यदि आपको कोई बुक्स चाहिए, कोई रिसोर्सेज अदर टाइप के चाहिए, वो भी आपको वहाँ से सब मिल जाता है। या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर जैसे क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए, ये सब भी आप कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम इज़ वेरी बेस्ट थिंग, है ना। और यूट्यूब तो आप आराम से अपनी क्लास, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है वो ले सकते हैं। यदि आपने कोई पेड रिसोर्सेज खरीद रखे हैं तो ठीक है। और यदि वहाँ भी आपको कोई चीज़ें नहीं उनकी समझ में आ रही, जैसे कई टीचर्स की मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो वो आप यूट्यूब पे अदर टीचर को आप ढूंढ सकते हैं, यदि जो आपको अच्छा लगता है देखने में मतलब उसको समझने में आपको ठीक लगता है ना। और हम बात करें देखिए थोड़ा सा ऑफलाइन या फिर ऐसे मतलब पेड चीज़ों की बात कर लेते हैं। उसमें देखिए, आप पेपर वन के लिए मैं कहूँगी आप एक बुक ले लीजिए यदि आप चाहते हैं तो। बाकी मैंने बताया कि आपको पीवाईक्यूज इज़ इनफ, है ना। पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। बाकी आपको नहीं समझ में आती है, आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, तो आप एक बुक ले सकते हैं कोई भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, या तो आप केवीएस मदान ले लीजिए, गुड बुक फॉर कंसेप्ट, आप वहाँ से आराम से अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आप अर्पिता कारवा मैम की बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, मैंने उसका रिव्यू भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, वो ले सकते हैं आप। और या फिर आप पीवाईक्यूज की बुक खरीदना चाहें तो आप अरिहंत पब्लिकेशन या फिर यूथ पब्लिकेशन, इनकी भी ले सकते हैं, ओसवाल वगैरह की है वो ले सकते हैं, है ना। और उसके अलावा हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो देखिए यदि आपको थ्योरी में कोई बुक लेनी है तो आप ओपी गावा ले सकते हैं,
और ओपी कावा तीनों की आती है, थ्योरी, थिंकर और थॉट्स, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उनकी आती है ओपी कावा। तो आप ऐसे कुछ करके बुक्स आप ले सकते हैं। और बाकी यदि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है तो आप ओपी कावा मैं बोलूँगी आप ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो एंड्रयू हेवुड ले सकते हैं, है ना। और जो अपनी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके लिए आप जेसी जौहरी ले सकते हैं। ये बड़े लेवल की बुक है, बाकी आपको नेट के लिए इतना बहुत ज़रूरत है नहीं। बाकी आपको पढ़नी हो तो आप बता दीजिएगा, मैं एक बुक लिस्ट भी बता दूंगी। तो ऑल द बेस्ट गाइज, आप अच्छे से पढ़िए। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। और बाकी यदि आपको कुछ लगता है कि कुछ आपको और जानना है तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।